नमस्कार, आप देख रहे हैं मनीलाइन का वीकेंड स्पेशल शो कंपनीनामा और मैं संदीप ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस शो में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं। साथ ही हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए हम आपको कॉर्पोरेट्स की विवादों से जुड़ी खबरों की भी पूरी जानकारी देते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सिलसिला। पहले देखते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियां और ले चलते हैं आपको पहली खबर की तरफ। ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना अब और महंगा होगा। असल में फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और जोमेटो दोनों ने अपनी अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है। स्विगी और जोमेटो ने प्लेटफॉर्म फीस 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये कर दी है। यानी कि दोनों कंपनियों ने अपनी अपनी प्लेटफॉर्म फीस में करीब 20% की बढ़ोतरी की है। दोनों कंपनियों ने पिछले साल प्लेटफॉर्म चार्ज लेना शुरू किया था, जो शुरुआत में 2 रुपये प्रति ऑर्डर था। बाद में दोनों ने इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 5 रुपये तक कर दिया। फिलहाल कंपनी ने बढ़ी हुई फीस केवल दिल्ली और बेंगलुरु में इंप्लीमेंट की है, लेकिन हर बार की तरह पूरी संभावना है कि सभी जगहों पर फीस बढ़ा दी जाएगी। 15 जुलाई को जोमेटो के शेयर ने 232 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ और दिन के दौरान कंपनी की मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गई थी और कारोबार का अंत करीब 3% की मजबूती के साथ 229 रुपये 25 पैसे के स्तर पर देखने को मिला। अगली खबर, सरकारी डिफेंस कंपनी HAL को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें थी। पहली ये कि रोल्स रॉयस और HAL तमिलनाडु में अपनी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के विस्तार पर विचार कर रही हैं। इस योजना के तहत राज्य में दोनों कंपनियों की 4 से 5 और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां स्थापित करने की मंशा है। ये मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां हॉसोर या राज्य में किसी और लोकेशन पर लगाई जा सकती हैं। दूसरी खबर यह थी कि HAL ने 15 अगस्त तक इंडियन एयरफोर्स को पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA मार्क 1A फाइटर जेट डिलीवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इन एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी में हो रही देरी की समस्या को GE 404 इंजन की सप्लाई शुरू होने से दूर करने की कंपनी की योजना है। इन इंजन की सप्लाई सितंबर-अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है। 15 जुलाई को मजबूत बाजार में भी HAL का शेयर मामूली बढ़त के साथ 5,500 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। अगली खबर, बीते शनिवार यानी 13 जुलाई को जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के बोर्ड ने राइट्स इशू के जरिए 200 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी। हालांकि कंपनी ने इस राइट्स इशू की रिकॉर्ड डेट या बाकी जानकारी साझा नहीं की है। 15 जुलाई को जब यह खबर आई तो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में 16% से ज्यादा की मजबूती के साथ कारोबार का अंत हुआ और इंटरडे में शेयर ने 124 रुपये 80 पैसे की 52 हफ्ते की ऊंचाई को भी छुआ था, क्योंकि पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा साल दर साल 2 गुना से ज्यादा बढ़कर 45.8 करोड़ रुपए रहा था और 30 जून तक कंपनी के AUM 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गए थे। अगली खबर, बीते रविवार को औरोबिंदो फार्मा ने घोषणा की थी कि गुरुवार 18 जुलाई को कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है। इस बोर्ड बैठक में तिमाही नतीजों के साथ साथ शेयर बायबैक के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। शेयरों का बायबैक टेंडर रूट या ओपन मार्केट के जरिए हो सकता है। 15 जुलाई जब यह खबर आई तो औरोबिंदो फार्मा के शेयर में करीब 4.25% की मजबूती के साथ 1375 रुपये 55 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। 18 जुलाई को खबर थी कि कंपनी के बोर्ड ने 1,460 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 51,40,000 शेयरों के बायबैक को मंजूरी दे दी है। शेयर बायबैक का प्राइस मंगलवार 16 जुलाई की क्लोजिंग से 6.5% के प्रीमियम पर है। यह बायबैक टेंडर रूट के जरिए होगा। 18 जुलाई को औरोबिंदो फार्मा के शेयर में करीब 2.5% की गिरावट के साथ 1,338 रुपये के स्तर पर कारोबारी सत्र की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, वरुण बेवरेजेस ने पेप्सी के साथ एक एक्सक्लूसिव स्नैक्स फ्रेंचाइजिंग करार करने के लिए बातचीत की है। यह करार पेप्सी की सब्सिडरी कंपनी प्रीमियर न्यूट्रिशन ट्रेडिंग दुबई के साथ किया जाएगा। वरुण बेवरेजेस की अपनी 2 सब्सिडरी कंपनियों VFZ वरुण फूड जिम्बाब्वे यानी VFZ और वरुण बेवरेजेस ज़ैम्बिया यानी VBZ के जरिए जिम्बाब्वे और ज़ैम्बिया में सिम्बा मंचीज की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री की योजना है। 5,000 MT सालाना क्षमता वाली इन मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को स्थापित करने पर $70 लाख या करीब 60 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। करार को लेकर बातचीत की खबर से 15 जुलाई को वरुण बेवरेज के शेयर में 2.5% की बढ़त के साथ 1,625 रुपये पर कारोबारी सत्र का अंत हुआ। अगली खबर, रेमंड ग्रुप से हाल ही में अलग हुई लाइफस्टाइल कारोबार से जुड़ी कंपनी रेमंड लाइफस्टाइल यानी RLL ने शेयर बाजार में लिस्ट होने की तैयारी शुरू कर दी है। IPO लाने से पहले कंपनी ने भारतीय उद्योग जगत के कुछ शीर्ष कार्यकारियों को अपने बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स यानी स्वतंत्र निदेशक के तौर पर शामिल किया है। रेमंड लाइफस्टाइल का IPO अगले महीने आने की उम्मीद है। इस IPO से पहले कंपनी ने विनीत नायर, GC चतुर्वेदी, अनीशा मोटवानी और दिनेश लाल को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नियुक्त किया है। 15 जुलाई को रेमंड का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर 2206 रुपये 40 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, जेन टेक्नोलॉजीज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पावर्ड डिफेंस प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की घोषणा की है। असल में जेन टेक्नोलॉजीज ने ग्लोबल डिफेंस मार्केट के लिए
4 AI पावर्ड रोबोट्स लॉन्च करने के लिए अपनी सब्सिडरी कंपनी AI ट्यूरिंग टेक्नोलॉजीज के साथ कोलैबोरेट किया है, यानी कि करार किया है। 15 जुलाई को खबर आने के बाद जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर में 5% के अपर सर्किट पर 1360 रुपये 95 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, सरकारी टेलीकॉम कंपनी MTNL का शेयर इस हफ्ते 2 खबरों के चलते एक्शन में रहा। पहली ये कि MTNL के कामकाज की कमान BSNL को सौंपी जा सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कंपनियों के मर्जर के पहले के प्रस्ताव के बजाय अब सरकार MTNL के टेलीकॉम कारोबार को बड़ी कंपनी BSNL को हैंडओवर कर सकती है। मर्जर ना होने से MTNL को शेयर बाजार से डीलिस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी, जिसके तहत सरकार को कंपनी के कुछ शेयर वापस खरीदने पड़ते। इस प्रस्ताव पर पहले कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज यानी COS विचार करेगा और बाद में इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। 15 जुलाई को MTNL का शेयर करीब 7% की मजबूती के साथ 49 रुपये 40 पैसे के स्तर पर बंद हुआ और दिन के दौरान शेयर ने 52 रुपये 50 पैसे की 52 हफ्ते की ऊंचाई को भी छुआ। 16 जुलाई को खबर थी कि सरकार MTNL के बॉन्ड्स के लिए दी गई सॉवरेन गारंटी पर अपने कमिटमेंट्स को पूरा करेगी और जब भी इन बॉन्ड्स पर सॉवरेन गारंटी लागू होगी तो सरकार उसका भुगतान करेगी। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि वो MTNL को कोई डायरेक्ट वित्तीय सहायता नहीं देगी। 16 जुलाई को MTNL के शेयर में 10% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 53 रुपये 95 पैसे के स्तर पर क्लोजिंग हुई और दिन के दौरान शेयर ने 55 रुपये 73 पैसे की 52 हफ्ते की ऊंचाई को भी छुआ था। अगली खबर, FMCG सेक्टर की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL ने अपने वाटर प्यूरिफिकेशन कारोबार से जुड़े प्योरिट ब्रांड को बेचने की घोषणा की है। कंपनी के बोर्ड ने AO स्मिथ इंडिया को $7.2 करोड़ या 601 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू में प्योरिट को बेचने की मंजूरी दी है। एंटरप्राइज वैल्यू में कर्ज और इक्विटी दोनों शामिल होते हैं। ये सौदा HUL की पेरेंट कंपनी यूनिलीवर के ग्लोबल लेन देन का हिस्सा है। प्योरिट भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम और मैक्सिको सहित अन्य देशों में वाटर प्यूरिफायर बेचती है। कंपनी ने यह फैसला अपने कोर कारोबार पर फोकस बढ़ाने के चलते लिया है। 16 जुलाई को HUL के शेयर ने 4% तक के उछाल के साथ 2,725 रुपये के 52 वीक हाई को छुआ और कारोबार का अंत करीब 2.5% की बढ़त के साथ 2,684 रुपये 20 पैसे के स्तर पर हुआ। अगली खबर, दिग्गज फार्मा कंपनी ल्यूपिन ने अपने US के कमर्शियल वुमेन हेल्थ स्पेशलिटी बिजनेस को सोलोसेक्स समेत US की बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी इवोफेम बायोसाइंसेस को बेचने की घोषणा की है। इस डील की वैल्यू $8.4 करोड़ तक की बताई गई है, जो कि फ्यूचर माइलस्टोन्स के आधार पर होगी। 16 जुलाई को ल्यूपिन के शेयर में करीब 1/4% की बढ़त के साथ 1,838 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग हुई और दिन के दौरान शेयर ने 1,848 रुपये के 52 वीक हाई को भी छुआ था। अगली खबर, अदानी ग्रुप और विल्मर इंटरनेशनल की अपनी जेवी कंपनी अदानी विल्मर में छोटी हिस्सेदारी बेचने की योजना है। जेवी कंपनी में हिस्सेदारी बेचने के लिए दोनों कंपनियों की बैंकों के साथ शुरुआती दौर की बातचीत हुई है। अदानी ग्रुप और विल्मर इंटरनेशनल की बराबर हिस्सेदारी बेचने की योजना है, जो कि कुल 13% हो सकती है। फिलहाल इन दोनों ग्रुप्स की जेवी कंपनी में मिलाकर करीब 88% हिस्सेदारी है और मार्केट रेगुलेटर सेबी के न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग यानी MPS नियमों के तहत ये हिस्सेदारी बेची जाएगी, जिसकी वैल्यू $67 करोड़ आंकी गई है। इन दोनों ग्रुप्स के पास अपनी हिस्सेदारी कम करने के लिए फरवरी 2025 तक का समय है, जब अदानी विल्मर की शेयर बाजार में लिस्टिंग को 3 साल पूरे हो जाएंगे। 18 जुलाई को अदानी विल्मर का शेयर करीब 2% गिरकर 324 रुपये 45 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। साथ ही खबर यह भी थी कि अदानी IHC की जेवी कंपनी सीरियस डिजिटेक ने क्लाउड प्लेटफॉर्म कंपनी CoreEdge.io को पार्सर लैब से खरीद लिया है। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक अदानी ग्रुप की ओर से CoreEdge की पेरेंट कंपनी पार्सर लैब्स इंडिया में 77.5% हिस्सेदारी खरीदी जाएगी और पार्सर लैब्स के पास CoreEdge.io की 100% हिस्सेदारी है। 18 जुलाई को अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में करीब 0.25% की कमजोरी के साथ 3,090 रुपये के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर, टू व्हीलर बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी बजाज ऑटो के MD राजीव बजाज ने सक्सेशन प्लान यानी उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया शुरू होने के संकेत दिए हैं। मंगलवार 16 जुलाई को कंपनी की 17वीं AGM में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए राजीव बजाज ने कहा कि कंपनी को अब नए और युवा MD की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत जल्द कंपनी को छोड़कर जाने वाला हूं। पिछले 17 साल में बजाज ऑटो में पहली बार लीडरशिप में बदलाव को लेकर कोई बातचीत हुई है, क्योंकि राजीव बजाज 34 साल से कंपनी के साथ हैं और अप्रैल 2005 से MD के पद पर हैं। 2007 में बजाज ऑटो को 3 एंटिटीज बजाज ऑटो, बजाज होल्डिंग्स और बजाज फिनसर्व में स्प्लिट किया गया था। 18 जुलाई को बजाज ऑटो का शेयर 1% गिरकर 9,634 रुपये 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 9,291 रुपये 50 पैसे तक भी लुढ़क गया था।
अगली खबर, जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स यानी एफसीसीबीज जारी करने को मंजूरी दे दी है। इन एफसीसीबीज के जरिए कंपनी की 23.9 करोड़ डॉलर जुटाने की योजना है, जो कि रेजोनेंस अपॉर्चुनिटीज फंड, सेंट जॉन्स वुड फंड और एबिसू ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को जारी किए जाएंगे। इन एफसीसीबीज पर 5% का सालाना कूपन रेट होगा, जिनकी मैच्योरिटी 10 साल की होगी। इन एफसीसीबीज को 160 रुपये 20 पैसे प्रति शेयर के भाव पर इक्विटी शेयरों में तब्दील किया जा सकेगा, जो कि मंगलवार 16 जुलाई के क्लोजिंग भाव से 3% के प्रीमियम पर है। अगर सभी एफसीसीबीज को शेयरों में तब्दील किया जाता है तो कंपनी को 12.46 करोड़ नए शेयर जारी करने होंगे। 18 जुलाई को जी एंटरटेनमेंट के शेयर में 8% से ज्यादा की गिरावट के साथ 142 रुपये 75 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण के लिए हरी झंडी दे दी है। असल में आरबीआई ने इस बैंक में हिस्सा खरीदने के लिए बोली लगाने वाले निवेशकों की जांच पड़ताल कर एक विदेशी कंपनी को छोड़ बाकी सबको फिट एंड प्रॉपर रिपोर्ट दे दी है। इस रिपोर्ट को जारी करने से पहले आरबीआई ने हिस्सा खरीद के इच्छुक निवेशकों को 2 पहलुओं पर जांचा है। एक, क्या ये निवेशक नियमों का पालन कर रहे हैं, और दूसरा, क्या इन निवेशकों पर किसी और रेगुलेटर की जांच तो नहीं चल रही। मोदी सरकार ने मई 2021 में इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू की थी। तब से केंद्र सरकार को आरबीआई के ग्रीन सिग्नल का इंतजार था। सरकार को इस विनिवेश से करीब 29,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बैंक का मौजूदा मार्केट कैप करीब 95,000 करोड़ रुपए का है। सरकार के पास इस बैंक में 45.48% और सरकारी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी के पास 49.24% हिस्सेदारी है। सरकार के इस बैंक में कुल 60.7% हिस्सा बेचने की योजना है, जिसमें से 30.5% सरकार बेचेगी और एलआईसी का 30.2% हिस्सा बिकेगा। 18 जुलाई को आईडीबीआई बैंक के शेयर में 4.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ 91 रुपये 90 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, कैब सर्विस प्रोवाइडर ओला की ओर से खुद का मैप यानी ओला मैप लाने के फैसले के बाद गूगल हिल गई है, और इसी के चलते गूगल ने अपनी गूगल मैप सर्विस के चार्जेस में 70% तक की कटौती कर दी है। नए रेट 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे। दरअसल ओला ने हाल ही में अपने ऐप के लिए गूगल मैप्स को हटाकर खुद के डेवलप किए गए ओला मैप्स को इंटीग्रेट किया है, जिससे ओला को सालाना करीब 100 करोड़ रुपए की बचत होगी। यही नहीं, ओला के मालिक भावेश अग्रवाल ने बाकी डेवलपर्स को भी ओला मैप्स को 1 साल तक फ्री एक्सेस की इजाजत दे दी है। माना जा रहा है कि भारत में अपना मार्केट शेयर खतरे में जाता देख गूगल ने भारतीय डेवलपर्स के लिए अपनी सर्विस की फीस में कटौती की है। यही नहीं, कंपनी अब पेमेंट भी भारतीय करेंसी में लेगी, जो कि अभी तक यूएस डॉलर्स में हो रही है। इस खबर के चलते 18 जुलाई को भारत में मैप सर्विसेज देने वाली कंपनी सीई इन्फो सिस्टम्स यानी मैप माई इंडिया के शेयर में 4% से ज्यादा की कमजोरी के साथ 2,376 रुपये के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। हालांकि इंटरडे में शेयर 2,279 रुपये 95 पैसे तक भी लुढ़क गया था। अगली खबर, 17 जुलाई को बाजार बंद होने के बाद कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी वैस्कॉन इंजीनियर्स ने अपनी सब्सिडरी कंपनी जीएमपी टेक्निकल सॉल्यूशंस में 100% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। शिनरायो कॉरपोरेशन को यह हिस्सेदारी 157 करोड़ रुपए की रकम में बेची गई है। यह सौदा अगले 45 दिन में पूरा होने का अनुमान है। इस सौदे की घोषणा के बाद 18 जुलाई को वैस्कॉन इंजीनियर्स का शेयर 5.5% से ज्यादा गिरकर 76 रुपये 75 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। अगली खबर, दिग्गज फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ने तकेदा फार्मास्यूटिकल्स के साथ नॉन एक्सक्लूसिव पेटेंट लाइसेंसिंग करार किया है। ये करार वोनोप्रेजन टैबलेट्स को भारत में कमर्शलाइज करने या बेचने के लिए किया गया है। वोनोप्रेजन नाम की ये टैबलेट नॉवल ओरली एक्टिव पोटेशियम कॉम्पिटिटिव एसिड ब्लॉकर यानी पीसीएबी है, जिसका इस्तेमाल रिफ्लक्स, ईसोफेगेटिस और अन्य एसिडिक पेप्टिक डिसऑर्डर्स के इलाज में होता है। 19 जुलाई को डॉक्टर रेड्डीज के शेयर में करीब 1/4% की गिरावट के साथ 6,648 रुपये 85 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। तो इसी के साथ बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां यहीं खत्म होती हैं। अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा है, हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए, और बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने दावा किया है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज यानी एजीआर मांग की कैलकुलेशन में एरर्स हुए हैं यानी त्रुटियां हुई हैं। इसी के चलते कंपनी ने 2019 में इस मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दोबारा सुनवाई के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, और सुप्रीम कोर्ट कंपनी की इस याचिका को सुनने के लिए तैयार भी हो गया है। सुनवाई के बाद अगर फैसला कंपनी के हक में आता है तो कंपनी की एजीआर बकाया देनदारी में
50% या 30 से 35 हजार करोड़ रुपए की कमी हो जाएगी। एनालिस्ट के मुताबिक पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री की देनदारी में 50 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की कमी हो सकती है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को डीओटी के कैलकुलेशन के हिसाब से एजीआर का भुगतान करने के लिए कहा था। इस मामले में टेलीकॉम कंपनियों ने बकाया रकम के दोबारा कैलकुलेशन की याचिका दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 में खारिज कर दिया था। 15 जुलाई को वोडाफोन आइडिया का शेयर 0.4% की मजबूती के साथ 16 रुपये 69 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 18 जुलाई की शाम को खबर थी कि वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने नोकिया सॉल्यूशंस और एरिक्सन को प्रेफरेंशियल इशू के जरिए 615 करोड़ रुपए के शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है। दोनों कंपनियों को कुल 41.52 करोड़ शेयर 14 रुपये 80 पैसे प्रति शेयर के दाम पर जारी किए जाएंगे। इसमें से नोकिया सॉल्यूशंस को 25 करोड़ 67 लाख और एरिक्सन इंडिया को 15 करोड़ 84 लाख शेयर जारी किए जाएंगे। 19 जुलाई को वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 2.5% की गिरावट के साथ 15 रुपये 87 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने टाटा स्टील के आउटलुक को स्टेबल से बदलकर नेगेटिव कर दिया है। हालांकि इश्यूअर डिफॉल्ट रेटिंग यानी आईडीआर को BBB- पर बरकरार रखा गया है। नई सरकार बनने के बाद कंपनी के यूके के कारोबार के टर्नअराउंड को लेकर जारी अनिश्चितता के चलते रेटिंग एजेंसी ने आउटलुक में बदलाव का फैसला लिया है। लेकिन भारत के कारोबार में मजबूत ग्रोथ की उम्मीद और वित्त वर्ष 2025 में डच ऑपरेशंस में कामकाजी मुनाफा आने की उम्मीद में रेटिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। टाटा स्टील सितंबर 2023 में हुए जॉइंट इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत अपने यूके के पोर्ट टेलबर्ट प्लांट को इलेक्ट्रिक भट्टियों में तब्दील कर रही है, जिस पर 125 करोड़ पाउंड का खर्च होगा। इस रकम में से 50 करोड़ पाउंड का निवेश यूके सरकार की ओर से आएगा। 15 जुलाई को टाटा स्टील का शेयर मजबूत बाजार में भी 1% की गिरावट लेकर 167 रुपये 5 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, दिग्गज फार्मा कंपनी सिप्ला को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग से 773.44 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी को असेसमेंट ईयर 2015-16 से 2022-23 तक के लिए ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें ब्याज की रकम भी शामिल है। ये नोटिस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को डेवलप, मेंटेन और ऑपरेट करने से होने वाले मुनाफे, R&D खर्च और बिजनेस या प्रोफेशनल खर्चों पर मिलने वाली डिडक्शन की डिसअलाउंसेस यानी अस्वीकृतियों के चलते जारी किया गया है। 16 जुलाई को सिप्ला का शेयर 0.5% से ज़्यादा गिरकर 1508 रुपये 40 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, स्टार्टअप्स की फंडिंग करने वाले जापान के सॉफ्टबैंक को फिनटेक फर्म पेटीएम में भारी नुकसान हुआ है। जून तिमाही के दौरान सॉफ्टबैंक पूरी तरह से पेटीएम से बाहर हो गया है और सॉफ्टबैंक को पेटीएम में निवेश पर करीब $15 करोड़ या करीब 10% का नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि सॉफ्टबैंक ने 2017 में कई चरणों में पेटीएम में करीब $1.5 अरब का निवेश किया था। 2021 में जब पेटीएम का आईपीओ आया था तो उससे पहले कंपनी में सॉफ्टबैंक की अपनी 2 सहयोगी कंपनियों के जरिए 18.5% हिस्सेदारी हुआ करती थी। इसमें से एक सहयोगी कंपनी ने अपनी पूरी 1.2% हिस्सेदारी आईपीओ में 1689 करोड़ रुपए या $22.5 करोड़ में बेच दी थी। बीती मार्च तिमाही में दूसरी सहयोगी कंपनी की हिस्सेदारी भी घटकर सिर्फ 1.4% बची थी। अब जून तिमाही में उस बाकी बची हिस्सेदारी को भी बेच दिया गया है। कंपनी ने पेटीएम के शेयर करीब 800 रुपये प्रति शेयर के औसत भाव पर खरीदे थे। 15 जुलाई को पेटीएम का शेयर करीब 0.25% की मजबूती के साथ 469 रुपये 10 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। मंगलवार 16 जुलाई को खबर थी कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस को एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग जारी की है। ये वार्निंग कंपनी की सब्सिडरी पेटीएम पेमेंट्स बैंक्स लिमिटेड यानी PPBL के साथ वित्त वर्ष 2022 में किए गए 2 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस यानी RPT से जुड़े मामले में जारी की गई है। इनमें से एक सौदा 324 करोड़ रुपए और दूसरा सौदा 36 करोड़ रुपए का है। इन ट्रांजैक्शन के लिए कंपनी ने ऑडिट कमेटी या शेयरधारकों से मंजूरी नहीं ली थी। सेबी ने कंपनी से सावधान रहने के लिए चेतावनी दी है और अपने अनुपालन में सुधार लाने के लिए भी कहा है, ताकि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो। दोबारा ऐसा होने पर सेबी ने कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। 16 जुलाई को पेटीएम के शेयर में करीब 2.5% की कमजोरी के साथ 458 रुपये 10 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, 16 जुलाई की शाम को खबर थी कि स्पाइसजेट के CFO आशीष कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। CFO का पदभार संभालते हुए आशीष कुमार को 2 साल से कम का समय हुआ था। कंपनी ने घोषणा की है कि जॉयकेश पोद्दार को नए हेड ऑफ फाइनेंस के तौर पर नियुक्त किया गया है और 15 जुलाई से उन्होंने डिप्टी CFO के रूप में पदभार संभाल भी लिया है। 18 जुलाई को जब बाजार खुला तो स्पाइसजेट के शेयर में 4% से ज़्यादा की गिरावट के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी नज़ारा टेक की 2 सब्सिडरी कंपनियों को 1120 करोड़ रुपए का GST डिमांड नोटिस मिला है। ये नोटिस
वित्त वर्ष 2017-18 से 2022-23 के लिए मिले हैं। 16 जुलाई को ओपन प्ले टेक्नोलॉजीज नाम की एक सब्सिडरी कंपनी को डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस कोलकाता से शो कॉज नोटिस मिला है, जिसमें वित्त वर्ष 2017-18 से 2022-23 के लिए 845.72 करोड़ रुपए की देनदारी बताई गई है। इसी तरह हाला प्ले टेक्नोलॉजीज नाम की दूसरी सब्सिडरी कंपनी को सीजीएसटी एक्ट 2017 के तहत वही अथॉरिटी और समय सीमा के लिए 274.21 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है। 18 जुलाई को नजारा टेक का शेयर करीब 0.25% की मजबूती लेकर 929 रुपये 60 पैसे के स्तर पर बंद हुआ, पर शुरुआती कुछ मिनटों में शेयर 855 रुपये तक भी टूट गया था। अगली खबर, बजाज इलेक्ट्रिकल्स के एमडी एंड सीईओ अनुज पोद्दार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 30 सितंबर 2024 अनुज पोद्दार का कंपनी में आखिरी दिन होगा। नए सीईओ की नियुक्ति तक कंपनी के चेयरपर्सन शेखर बजाज उनका पदभार संभालेंगे। एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कंपनी ने कहा है कि बीते 5.5 साल में अनुज पोद्दार का कंपनी के ट्रांसफॉर्मेशन और टर्नअराउंड में अहम योगदान रहा है। उनकी लीडरशिप में कंपनी ने मार्च 2022 में नेट डेट फ्री होने का दर्जा हासिल किया, अपने फ्लैगशिप ब्रांड बजाज को दोबारा लॉन्च किया और मॉर्फी रिचर्ड्स ब्रांड के लिए लॉन्ग टर्म लाइसेंसिंग करार भी किया। 18 जुलाई को बजाज इलेक्ट्रिकल्स के शेयर में 4% की गिरावट के साथ 1014 रुपये 85 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। हालांकि दिन के दौरान शेयर 984 रुपये 70 पैसे तक यानी 1000 रुपये के भी नीचे फिसल गया था। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और चलते हैं पहली खबर की तरफ। भारी कर्ज के बोझ में दबी एडटेक कंपनी बायजूस की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। दरअसल एनसीएलटी ने बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई की ओर से दिए गए आवेदन के बाद की गई है। 158 करोड़ रुपए की वसूली नहीं होने के बाद बीसीसीआई ने पिछले साल सितंबर में बायजूस के खिलाफ एनसीएलटी में दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, जिसे एनसीएलटी ने अब मान लिया है। एनसीएलटी ने पंकज श्रीवास्तव को इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी आईआरपी के रूप में नियुक्त किया है, जो अब बायजू रविंद्रन को रिप्लेस करेंगे और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी सीओसी के फॉर्मेशन तक कंपनी के कामकाज को देखेंगे। कोर्ट ने कंपनी के अन्य क्रेडिटर्स, कर्मचारियों और वेंडर्स को अपना दावा फाइल करने के लिए भी कहा है। 18 जुलाई को खबर थी कि बायजूस ने एनसीएलटी के फैसले को एनक्लैट में चुनौती दे दी है। बायजूस ने 158 करोड़ रुपए की रकम को 1 महीने में सेटल करने का प्रस्ताव दिया है। इस मामले में 22 जुलाई को एनक्लैट में सुनवाई हो सकती है। अगली खबर, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने आईपीओ लॉन्च करने से पहले अपने कर्मचारियों के लिए ईसॉप लिक्विडिटी प्रोग्राम की घोषणा की है। स्विगी की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए ये 5वां ईसॉप लिक्विडिटी प्रोग्राम है। कंपनी ने जून 2018 में पहला ईसॉप प्रोग्राम शुरू किया था। इसके बाद 2021 में 3.5 से 4 करोड़ डॉलर मूल्य के 2 प्रोग्राम की घोषणा की गई थी, जिसके तहत 2 किस्तें 2022 और 2023 में पूरी हुई। इस बार के ईसॉप प्रोग्राम में कर्मचारी अपने 6.5 करोड़ डॉलर तक के स्टॉक ऑप्शंस को भुना सकेंगे, जिसमें हर विभाग और लेवल के कर्मचारी हिस्सा ले सकेंगे। अगली खबर, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ पिछले फंडिंग राउंड से करीब 25% डिस्काउंट पर आ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का आईपीओ अगले कुछ हफ्तों में लॉन्च हो सकता है, जिसका वैल्यूएशन 4 अरब डॉलर हो सकता है। सितंबर 2023 में टेमेसप के नेतृत्व में हुए फंडिंग राउंड में कंपनी ने 5.4 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर 14 करोड़ डॉलर की रकम हासिल की थी। असल में कंपनी की फ्रेश इशू के जरिए 5,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और मौजूदा निवेशक ओएफएस के जरिए अपने 9.5 करोड़ शेयर बेचेंगे। माना जा रहा है कि निवेशकों को इशू के बाद होने वाले फायदे के लिए लुभाने के लिए बैंकर्स के साथ विचार विमर्श के बाद वैल्यूएशन को एडजस्ट किया गया है। तो इसी के साथ कंपनीनामा के आज के एपिसोड में बस इतना ही। इस हफ्ते का शो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों, सहयोगियों, रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। तो अगले शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।